नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। बलात्कार के अपराध से देश की चेतना जख्म है। टीवी चैनल और मीडिया ने इसे सार्वजनिक विमर्श का हल्ला बोल मुद्दा बना दिया है, लेकिन जो हो रहा है वह बिना दिशा के है। कोई फांसी की सजा चाहता है तो कोई बलात्कारियों को नपुंसक बनाने की मांग करता है, तो कोई महिलाओं के लिए पुलिस छावनी जैसी सुरक्षा चाहता है। मतलब जितने मुंह उतने सुझाव। जाहिर है बकवास ज्यादा है और जमीनी हकीकत के सटीक सुझाव कम है। जैसे यह सत्य सुनने को नहीं मिला कि बलात्कारी शराब के नशे में धुत थे। अब नशा जब जघन्य अपराध करवाता है तो सरकारें क्यों गली मोहल्ले शराब के ठेके खोलती है। अमीर गरीब की बस्तियों के फर्क, रहन सहन ने भी सेक्स के प्रति भाव और भूख का अंतर बनाया है। इससे पनपी विकृतियां व आपराधिक मानसिकता को हम सामाजिक स्तर पर ही ठीक कर सकते हैं। सचमुच बलात्कार के पीछे नई सामाजिक व सांस्कृतिक मनोवृत्तियां भी है, लेकिन इन हकीकतों पर या तो बहस नहीं है या सतही है। ऐसे ही सरकार पहले सन्न दिखी, फिर गुस्से को दबाने की ठानी। प्रधानमंत्री मामूली सी पहल कर सकते थे। चीफ जस्टिस को बुलाकर हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट तय कराते, 6 महीने में बलात्कार केस के फैसलों की अनिवार्यता बनाते तो इससे बीमारी का शर्तिया इलाज निकलता। बलात्कारी को कड़ी सजा का कानून है। दिक्कत जांच, अदालती सुनवाई या कि न्याय दिलाने वाली व्यवस्था के सड़े हुए होने की है। पुलिस, जज, वकील ने न्यायिक प्रक्रिया को उलझाकर उसे बेअसर बनाया हुआ है। इन बातों पर फोकस के बजाय फांसी दो, नपुंसक बनाओ या सरकार हाय हाय की चिल्लफो फालतू है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। लेकिन सबसे पहले देखें ताजा गपशप। एनडीए में क्या नीतीश कुमार का विकल्प तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता बनेंगी? गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके कई संकेत दिए हैं। उन्होंने जयललिता के साथ पूरा सद्भाव बनाया है। तभी जब वो पिछले साल चुनाव जीतकर सत्ता में आई तो मोदी उनके शपथ ग्रहण समारोह में गए। फिर मोदी के सद्भावना उपवास में जयललिता ने अपने 2 वरिष्ठ सांसदों को अहमदाबाद भेजा और अब खुद मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए गांधीनगर जा रही है। जयललिता बहुत कम मौकों पर ही तमिलनाडु से बाहर निकलती है, इसलिए मोदी के प्रति उनका ये सद्भाव मामूली नहीं है। बीजेपी में मोदी के करीबी नेताओं का मानना है कि जयललिता अगले चुनाव में नीतीश से ज्यादा सीट लेकर आएंगी, लेकिन उनके सहारे नरेंद्र मोदी कम से कम 2 और नेताओं नवीन पटनायक और पीएस संगमा को एनडीए के साथ लाने की उम्मीद में है। गैर बीजेपी गैर कांग्रेस नेताओं में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने मोदी को जीत पर बधाई दी। इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव में जयललिता और पटनायक ने साझा तौर पर पीएस संगमा को उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें बीजेपी ने भी समर्थन दिया। सो इन दोनों नेताओं पर मोदी की नजरें हैं। बीजेपी छोड़कर जाने वाले बीएस येदियुरप्पा और नरेंद्र मोदी के बीच खूब अच्छे संबंध हैं। येदियुरप्पा ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया था। वो मोदी के साथ आएंगे। चुनाव बाद के गठबंधन में मोदी की नजर ममता बनर्जी पर भी है। पिछले दिनों ममता बनर्जी मोदी के कामकाज की तारीफ कर रही थी। हालांकि वो नीतीश कुमार के संपर्क में बताई जाती हैं, लेकिन उनका असली निशाना कांग्रेस है। सो चुनाव के बाद गठबंधन में वो भी इंडिया का रुख कर सकती हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस में गंभीर चिंतन शुरू होने वाला है। जयपुर के चिंतन शिविर में एक अहम मसला अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में नेतृत्व तय करने का है। कांग्रेस में मोटे तौर पर यह सोच बन गई है कि हिमाचल में वीरभद्र सिंह को प्रोजेक्ट करने का फायदा हुआ और गुजरात में नेता नहीं होने का नुकसान हुआ। इसलिए इस बात पर मंथन होना है कि हर प्रदेश में एक मजबूत और दिग्गज क्षत्रप को आगे किया जाए। सो कांग्रेस ने प्रदेश में नया नेतृत्व पनपने के लिए जितने पुराने दिग्गजों को दिल्ली बुला लिया था उन्हें वापस भेजा जा सकता है। इस रणनीति के तहत कर्नाटक में एस एम कृष्णा को कमान दिए जाने की चर्चा चली है। वैसे भी अभी वहां पार्टी के मामलों में सबसे ज्यादा कृष्णा की ही चल रही है। विदेश मंत्री के पद से हटने के बाद वो कर्नाटक में कांग्रेस के कामकाज पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से पार्टी कांतिलाल भूरिया के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी। दिग्विजय सिंह या ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमान सौंपने पर विचार हो रहा है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी को सक्रिय करने के लिए कहा गया है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में 2014 में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन वहां भी प्रदेश के मौजूदा नेतृत्व ने आला कमान को निराश किया है। सो इन 2 प्रदेशों में भी दिल्ली से दिग्गज भेजे जाएं तो हैरानी नहीं होगी।
भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय 11 अशोक रोड पर दोनों तरह की बातें करने वाले नेता मिल जाएंगे। एक खेमा ऐसे नेताओं का है जो खम ठोक कर कह रहे हैं कि नितिन गडकरी ही दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। हालांकि हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों के बाद ऐसे खेमे के नेताओं का आत्मविश्वास कुछ कम हुआ है। दूसरा खेमा ऐसे नेताओं का है जो पूरे भरोसे में है कि 11 अशोक रोड में नए बने दफ्तर में नया अध्यक्ष ही बैठेगा। हालांकि इस बहस के बीच खुद नितिन गडकरी ने हिम्मत नहीं हारी है। वो हार मानकर बैठे नहीं हैं। उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन चुनाव की तारीखें आगे बढ़ जाने के बाद वो ज्यादा सक्रिय हुए हैं। संघ उनकी मदद में लगा है और वो संघ के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि संघ ने बीजेपी के आला नेताओं को कहा है कि गडकरी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हुआ है, सिर्फ मीडिया ट्रायल के आधार पर अध्यक्ष नहीं बदला जा सकता है। हवाला मामले में आडवाणी के इस्तीफा देने के तर्क को भी संघ ने खारिज कर दिया है। संघ की ओर से कहा गया है कि आडवाणी पर मुकदमा हुआ था, तब उन्होंने इस्तीफा दिया था। गडकरी के साथ ऐसा नहीं है। पिछले 4-5 दिन से संघ के कई आला नेता दिल्ली में बैठकर गडकरी के नाम पर सहमति बनवाने में लगे हैं। दूसरी ओर खुद गडकरी ने संघ के एजेंडे को पकड़ा है। वो पिछले 1-2 महीने में कई बार उत्तर पूर्व के राज्यों में गए और वहां पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए काम किया है। ध्यान रहे कि उत्तर पूर्व के राज्यों पर संघ ने फोकस बनाया हुआ है। इसके अलावा गडकरी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे भी उठा रहे हैं। ये भी संघ का पसंदीदा विषय है। अब सुर्खियां हैं, ये सुर्खियां लीक से हटकर है। ये राजनीति और देश की दशा दिशा की जानकारी देने के मकसद से है। रूस में क्रिसमस की धूम के बीच भारत के दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हिंदुस्तान की ओर से क्रिसमस का बड़ा तोहफा मिला है। भारत ने रूस के साथ 22,000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच 10 समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ हुई पुतिन की वार्ता में द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दे पर चर्चा हुई। परमाणु सहयोग बढ़ाने के मसले पर दोनों नेताओं के बीच खास तौर पर बातचीत हुई है। अंतरिक्ष व्यापार और निवेश, पर्यटन आदि के क्षेत्र में कई समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। विदेशी राष्ट्र अध्यक्षों के साथ आमतौर पर हैदराबाद हाउस में मीटिंग होती है, लेकिन इंडिया गेट के पास हो रहे प्रदर्शन के कारण मनमोहन और पुतिन की मुलाकात 7 रेसकोर्स रोड स्थित प्रधानमंत्री निवास पर हुई है। दिल्ली में हुई सामूहिक बलात्कार के खिलाफ पिछले 4 दिन से चल रहे प्रदर्शन से घबराई सरकार ने आज नई दिल्ली के इलाके की जबरदस्त किलेबंदी की है। प्रदर्शनकारियों को इंडिया गेट तक पहुंचने से रोकने के लिए सारी सड़कें बंद कर दी गईं और 9 मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए। इसकी वजह से नौकरी पेशा लोगों को भी बड़ी परेशानी हुई है। इसके बावजूद कुछ प्रदर्शनकारी मंडी हाउस के पास तो कुछ जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। रविवार को हुई लाठीचार्ज का विरोध करने के लिए पत्रकार रेल भवन के पास जमा हुए तो पुलिस ने लाठी चलाकर उन्हें भी वहां से हटा दिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रमुख जस्टिस मार्कंडे कार्चू ने पत्रकारों पर लाठीचार्ज की आलोचना की है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सामूहिक बलात्कार की शिकार लड़की के लिए इंसाफ मांग रहे प्रदर्शनकारियों की तुलना माओवादियों से की है। उन्होंने कहा कि वो प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने इंडिया गेट नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि कल वहां राजनीतिक पार्टियां प्रदर्शन करेंगी, फिर हथियारबंद माओवादी प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में क्या गृह मंत्री वहां जाकर बात करेगा? उनसे जब माओवादियों से तुलना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधा जवाब देने के बजाय कहा कि आप इसे कानून व्यवस्था से अलग नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जिस दिन से प्रदर्शन शुरू हुआ है उस दिन से वो प्रदर्शनकारियों से अपने घर में और अपने दफ्तर में मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को भी जायज ठहराया है। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 सहायक पुलिस आयुक्तों को सस्पेंड कर दिया है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली में हुई सामूहिक बलात्कार की घटना और उसके बाद लगातार चल रहे प्रदर्शन के मसले पर केंद्र सरकार संसद को भरोसे में नहीं ले रही है। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि पार्टी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी और साथ ही सभी पार्टियों की बैठक बुलाने का अनुरोध भी किया था, लेकिन सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार के इस रवैये से नाखुश बीजेपी नेता राष्ट्रपति से मिलने गए और उनसे संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। बीजेपी की इस मांग पर कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रपति भवन कूच करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। दिल्ली में पिछले रविवार यानी 16 दिसंबर की रात को हुई सामूहिक बलात्कार की घटना के 1 हफ्ते के बाद प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि वो और उनका पूरा परिवार भी पीड़ित लड़की की हालत को लेकर चिंतित है और उस पर नजर रखे हुए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो 3 बेटियों के पिता होने के नाते इस मामले को बेहद संजीदगी से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि गृह मंत्री ने उन्हें इस मामले में हो रही कार्रवाई के बारे में बताया है और महिलाओं की शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सारे उपाय किए जाएंगे। लेकिन राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के अंत में उन्होंने किसी से पूछा, ठीक है। उनकी इस बात को लेकर सोशल मीडिया में बहुत चर्चा हो रही है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, उसके बाद राजकाज की कुछ बातें होगी।